नहीं, उसने मुझे कहा था दैट गो फॉर लाइक हॉलीडे, सो ने पूछा था मुझसे, मुझे लगा मे बी। चलो एनी हाँ, हमने एपी स्टार्ट की थी। बुक के क्वेश्चंस थे, जो कल दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने स्टडी किए हैं। तमिल, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने कल कवर किए थे वो था टू फाइंड टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है, एंड व्हेन वी फाइंड मल्टीपल्स बिटवीन या फ्रॉम टू, बिटवीन टू नंबर्स या फ्रॉम वन से सेकंड नंबर, फ्रॉम फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर हमें रेंज ऑफ नंबर्स दी होती है। तो उसमें हम फाइंड करते हैं मल्टीपल्स और वी फाइंड टर्म्स फ्रॉम द लास्ट। तो ये दो चीजें जो है, जो आज थोड़ी सी रिवाइज होंगी, उसके बाद विल मूव टू सम के फॉर्मूलाज। बेटा समायरा से पूछो, वो आएगी क्लास में कि नहीं? ठीक है, एक बार पूछ लो। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ, थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ही ले लो। मैंने एपी की वर्कशीट आपके साथ शेयर कर ही दी है, वो आप स्टार्ट कर सकते हो रिवाइज करना उसमें से क्वेश्चंस। तो हमारे पास सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने करना है, इट इज फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 10, 7, 4 so on till -62। Find 11th term from the end of this AP। मैं एक्स्ट्रा लिखवा रही हूँ, तुम स्टार। Find the 11th term from the end of this AP। Arman is online। अरमान, पहले तुम आए थे ऑनलाइन और लीव किया था। अरमान, वर इट यू बिफोर? हाँ जी। यस मैम। ओके, हाँ तो जी। सैमसंग यूजर में थे। ओके, मुझे लगा समायरा था। ठीक है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो जब भी आपको मैंने कहा था 11th टर्म निकालनी होती है, वी ऑलवेज रिवर्स द एपी। रिवर्स करने का मतलब है कि जो लास्ट टर्म है सबसे पहले लेकर आ जाओ। अब उसके हिसाब से आप एपी को देखोगे, ये एपी में कॉमन डिफरेंस कितना है? -3। ठीक है, तो जो इससे पहले टर्म आएगी, -62 से पहले टर्म होगी, क्या वो -59 होगी? क्योंकि -3 करोगे तभी -62 आएगा। तो इसका मतलब अब रिवर्स करके एपी जो है वो बन जाएगी -62, -59, -56 सो ऑन। फिर उसमें आएगा 4, 7, 10। अब ये हमने रिवर्स कर दी, ये पी बन गई। तो इसकी 11th टर्म एंड से निकालना, या फिर इसका। हाँ, तुम्हें क्यों हंसी आती है? पता क्या है, ये इरिटेट करता है जब तुम्हारे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। हाँ, 11th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। मैं सिर्फ इसलिए मुझे होता है बिकॉज ये तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन है। तुम बैठे बैठे बीच में क्लास में कहीं और घूमने चले जाते हो, पता नहीं। देख, मैं सच्ची नहीं, हंसा नहीं है, जो ये स्माइल भी आती है ना, सीरियसली कह रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे को काम आता हो ना, मैं इग्नोर करती हूँ। ये तेरी डिस्ट्रैक्शन है बेटा। तो कहीं और बैठ के घूमने शुरू हो जाता है, तुझे लगता है कोई और बात ज्यादा इंटरेस्टिंग आ गई, क्वेश्चन पे हम ध्यान नहीं देते। पहले मैथ्स ठीक कर, उसके बाद जो मर्जी करना। मैथ्स सीख कर, मैथ्स में अच्छे नंबर लेकर आ, उसके बाद देखना अपने आप हंसी निकलेगी। तुम क्या, आई विल ऑल्सो स्माइल, आई विल ऑल्सो फील वेरी हैप्पी। आई हैव नो प्रॉब्लम्स अगेंस्ट इट, मुझे सच में नहीं है, पर मुझे क्वेश्चन सॉल्व चाहिए। समझ में आ गई बात? ये पता क्या हो रहा है, देख, इंप्रूवमेंट मुझे नहीं दिख रही है तुमने। यहाँ आकर बैठकर काम करके जाना वो अच्छा नहीं लगता है ना? तुम मेरे पास आए हो, कहीं कहीं और जगह से आए हो, ये सोच कर आए हो कि इंप्रूवमेंट होगी।
वो कैसे होगी जब हम मेहनत करेंगे, है ना। मेहनत करने के लिए हम डिस्ट्रैक्शंस को कम रखेंगे, पहले सोचेंगे सिंपल सा क्वेश्चन है कैसे करना है, 11th टर्म फ्रॉम बिगनिंग लिखनी है। तो यहां से फर्स्ट टर्म जो है वो बन जाएगी -62। तो यहां पर जब तक इंप्रूवमेंट नहीं होती ना, फोकस पूरा क्लास पे रखना है। समझ में आ गई बात, बिल्कुल क्लास पे फोकस रख, एक एक क्वेश्चन सुन, उसको घर जाके पढ़। नंबर आने शुरू होंगे ना, वो अंदर से जो खुशी होगी ना, वो वैसी बहुत अच्छी होती है। उससे ऊपर सच में कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं है हमारे लिए। तो डी आ जाएगा 3, है ना। तो फिर हमें A11 निकालना है। अब आपको मैंने AN निकालना सिखाया था ना, क्या क्या होता है फॉर्मूला, अब बता मुझे फॉर्मूला। हाँ, तो ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। जब मैंने A11 कहा, सो इमीडिएटली हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, A+10D, है ना। तो ये क्या हो गया, -62, 10 × 3 क्या हो जाएगा, -62 + 30, वो क्या आ गया, -32। ये एक नंबर का क्वेश्चन है, पेपर में आराम से तुम्हें दिख जाएगा। MCQ अगर ये दिया होगा और हम सोचेंगे पेपर मुश्किल आ गया, क्या दे दिया, कुछ भी नहीं दिया होता, वही सेम क्वेश्चन है। बस आपकी AP जो इसमें -3 थी, उसका कॉमन डिफरेंस चेंज होकर प्लस हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। रट्टा मार लो, जो मर्जी कर लो, ऑब्जर्वेशंस है। दिस वाज लास्ट थिंग जो मैंने कल आपको पढ़ाई थी। इसके बाद वी स्पोक अबाउट सम मल्टीपल्स, है ना, मल्टीपल वाले क्वेश्चंस, वो भी पेपर में आ जाते हैं। तो उसके 2-3 क्वेश्चंस जो है ना, मैं आपको करवा देती हूँ। लिखो। वैसे तो नेक्स्ट सम आएगा ही आएगा, पर हम सिर्फ टर्म्स को भी ढूंढ रहे हैं, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ढूंढ रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो विच इज, हाँ लिखो। फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ इंtegers between 100 and 500 that are divisible by 9। अगर मैं सिग्निफिकेंट वाली बात करूं ना, तो जी ना, कल यही करवाया था, ठीक है। थोड़ा सा आज इसी को हम इलाबोरेट कर रहे हैं, दोबारा से हम लोग करें। तो देखो, दो चीजें इसमें ध्यान रखने वाली है बेटा। एक तो यहाँ पर आपके पास बिटवीन दिया हुआ है, तो बिटवीन में मैंने कल क्या समझाया था, बिटवीन में क्या होता है, बोथ लिमिट्स इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड। तो हमें नंबर्स कहाँ से स्टार्ट करने हैं, 101 से, और खत्म कहाँ करने हैं, 49। अब ये फर्क तब पड़ता है जब हमारा 100 भी डिविजिबल बाय 9 हो जाए, मतलब कोई लिमिट ऐसी हो जो डिविजिबल बाय 9 है, शुरू भी एंड भी, या दोनों में से कोई एक, वहां फर्क पड़ता है। यहां तो आप लो चाहे ना लो, कोई फर्क ही नहीं, क्योंकि ये 100 काउंटिंग में आएगा ही नहीं। मान लो मैंने ये डिविजिबल बाय 4 लिखा होता, डिविजिबल बाय 4 लिखा होता, चलो इस पे आ जाओ, लिख लो यहां पर। आप अपने क्वेश्चन में एस्ट्रिक्स डालकर, इफ डिविजिबल बाय 4 वुड हैव बीन गिवन, तब क्योंकि 100 भी 4 से डिवाइड हो जाता है, 500 भी 4 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन वी डोंट हैव टू काउंट 104, 100 and 500, वी डोंट हैव टू काउंट 100 and 500, वहां पर फर्क पड़ता है। समझ में आ गई बात ये। तो जहां बिटवीन है, आपको ध्यान रखना है कि लिमिट्स को एक्सक्लूड करना ही करना है, चाहे वो फर्क दे चाहे ना दे। समझ में आ गई बात ये। तो 4 के हिसाब से तो हमें 100 500 को इंक्लूड नहीं करना, बट मैंने आपको क्वेश्चन दिया डिविजिबल बाय 9, तो आपने स्टार्ट करना है वैसे भी 101 से, और खत्म करना है 490। तो आप मुझे बताओ, 101 9 से डिविजिबल है, तो कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल होगा, 102, 103, 104, ऐसे करते करते आप कहाँ जाओगे। वेरी गुड, दिस इज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि मुझे पता है सम ऑफ डिजिट्स 9 होगा। समझ में आ गई ना बात, तो आप डायरेक्टली 108 पे आ गए। इसके बाद क्या हो गए, 108 के बाद कौन सा नंबर होगा, 117, वेरी गुड। इसके बाद कौन सा नंबर होगा, 126। तुम्हें समझ में आ गया यहां से कि जब मल्टीपल्स ऑफ 9 लिख रहे हैं, तो वो भी AP फॉर्म कर रहा है ना। AP फॉर्म कर रहा है, जिसमें फर्स्ट टर्म है हमारे पास 108, और कॉमन डिफरेंस 9 है। अब आप बताओगे लास्ट नंबर कौन सा है, तो हम 499 को डिवाइड बाय 9 करेंगे, है ना, और फिर फाइंड करेंगे।
तो मैंने आपको कहा था लास्ट नंबर निकालने के लिए 499 को डिवाइड बाय 9 करो, 9 5 जा 45, 49, फिर 5 जा 49, डिफरेंस 4 आ गया, तो आप करोगे 495। यहां तक ही लास्ट नंबर है। अब ये 495 आपको एपी के हिसाब से क्या शो करता है? फर्स्ट टर्म 108 है, कॉमन डिफरेंस 9 है, तो व्हाट इज 495? इसको क्या बोलोगे एपी के लिए? एपी की क्या है ये? लास्ट टर्म, ए एन। और ए एन का फॉर्मूला क्या था? अब इसमें ए क्या है? बस वैल्यूज पुट करो, एन तुम्हें पता नहीं, निकालना है। कॉमन डिफरेंस क्या है? 9, एन कितना यहाँ पर, ए एन क्या है 495, यू विल गेट द वैल्यूज। सहज, हरसिमरत, ताहिरा, समायरा, और कौन कौन है जो नहीं आया आज? वो ऑनलाइन है। बात समझ में आ गई? क्या आती है एन की वैल्यू? क्या आ रही है? 484? बेटा 484 तो कभी नहीं आ सकती। मैम 44। क्या? 44। 44? 44 तो आई कैन स्टिल थिंक अबाउट। 495 माइनस 108 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1। तो देख बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन हम लोग नहीं, चाहे जो भी है माइनस कर, फिर क्यों गलत आ रहा है अगर तुमने ऐसे ही किया है तो? एक ये नंबर कैलकुलेशंस में, उसमें भी हम लोग मार खा रहे हैं। तो ये आ जाएगा 387 बाई 9 प्लस 1। तुमने 484 लिख दिया। सो 4 जा 36, 343 प्लस 1। समझ में आ गया? देर आर 44 नंबर्स between 100 and 500 that are divisible by 9। अच्छा, ये तो तुमने निकाला कि डिविजिबल बाय 9 है। इफ आई नीड टू फाइंड नॉट डिविजिबल बाय 9, क्या लिखोगे? क्वेश्चन हो यही सेम क्वेश्चन लिख दो, फाइंड नंबर ऑफ इंटिजर्स बिटवीन 100 and 500 that are not divisible by 9। उसके अलावा हाँ करो। चलो, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही सोच है कि हम 9 के मल्टीपल स्किप करें, है ना? तो आपने कहा चलो 100 तो लिखना ही नहीं है, 101 लिखा। अब क्या इन्हें काउंट करना आसान होगा? सिर्फ तुम 9 के मल्टीपल स्किप कर रहे हो, है ना? ये लिखोगे, फिर 107, फिर लिखोगे 1098, तो बिल्कुल नहीं लिखना, 109 लिखो। तो अब मल्टीपल्स ऑफ 9 अगर स्किप कर रहे हो तो क्या करना चाहिए? अब ऐसे काउंट करेंगे हम फिजिकली? नहीं ना, तो व्हाट शुड वी डू रादर? मैम सेम मेथड कैसे? लास्ट में 49 स्टार्टिंग में। और बीच में जो नंबर्स मिस किए उसका क्या? हाँ जी, बोलो अरमान। लाइन ऑफ रीजनिंग बिल्कुल ठीक है। अब ये तुम मुझे करके दिखाओ और मुझे आंसर बताओ। अगर तुम्हारे लिए इजी प्रोसेस है तो हाँ, विल गो बाय इट, बट अदरवाइज विल फाइंड अ इजी वे आउट। सेम प्रोसेस के हिसाब से अगर करोगे, सो वी आर स्किपिंग वन नंबर इन बिटवीन, है ना? 101 से तो 107 तक मैंने काउंट कर लिया, पर मुझे 108 नहीं चाहिए। फिर 109 से 116 तक मैं काउंट करूंगी, मुझे 117 नहीं चाहिए। तो क्या हम इस तरह से पैचेस में काउंट करेंगे 500 तक? हाँ जी अरमान, बोलो क्या कर सकते हैं? हाँ, मैम टोटल में से 44 माइनस कर दो। टोटल सारे नंबर्स निकाल लो और जितने 9 के मल्टीपल्स हैं उन्हें असाइड कर दो। ठीक है, तो टोटल नंबर्स बिटवीन 100 and 500 माइनस कर दो मल्टीपल्स ऑफ 9। बात समझ में आ गई? टोटल में से माइनस कर देंगे मल्टीपल्स ऑफ 9। आई फील ये थोड़ा सा इजी प्रोसेस रहेगा, बाकी आप बता सकते हो। फिजिकली काउंट करना ऑब्वियसली विल नॉट मेक सेंस। अभी मैंने चाहे आपको 100 नंबर्स दे दिए, आपने काउंट करके मुझे बता दिया, लेकिन फूल प्रूफ मेथड नहीं है कि विच विल वर्क इन एवरी सिचुएशन। ठीक है? और कहीं हमने कोई नंबर स्किप कर दिया
तो हमारी पूरी कैलकुलेशंस गलत है। टोटल नंबर काउंट करने हैं तो 101 से लेकर 499 तक कितने नंबर्स होंगे? सारे सीक्वेंस ऑफ नंबर्स काउंट करने मैंने आपको कल सिखाए थे। 499 में से 101 माइनस करोगे, प्लस 1 करोगे। ये सिखाया था ना कि व्हेन वी काउंट 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने फिंगर्स पे काउंटिंग करनी है। तो उसके लिए क्या करो, इनको फिजिकली माइनस कर दो। और आपको पता है कि जब आप ऐसे माइनस करते हो तो कोई एक लिमिट छोड़ देते हो, है ना, फ्रॉम 1 to 50 नंबर्स। लेकिन अगर मैंने 1 to 50 लिखा तो आप 50 - 1 करोगे तो 49 होगा। बट इफ आई से फ्रॉम 1 to 50, बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब है कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो हमारा सब्ट्रैक्शन वाला प्रोसेस है वो एक लिमिट को छोड़कर बात करता है। हमें दोनों लिमिट्स लेनी है, बिकॉज नाउ वी टेक फ्रॉम 101 to 499। माइनस करोगे 8 9 3 98 प्लस 1, so we have total 399 numbers. There are total 399 numbers from 101 to 499, या between 100 and 500। बात एक ही हो गई ना? So numbers not divisible by 9 will be equal to 399। जितने पीछे निकाले थे डिविजिबल बाय 9 माइनस कर दो और आपके पास आंसर आ जाएगा 355, है ना? यही आएगा। बात समझ में आ गई बच्चों सबको? मैम कैन यू रिपीट मैम, इन शॉर्ट ही समझा दोगे? बेटा मैं पहले ही शॉर्ट समझा चुकी हूँ और मैं पहले बोल भी चुकी हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाऊंगी तो उसमें समझोगे, बिकॉज इट एक्चुअली थोड़ा सा लंबा ही, आधे घंटे की क्लास है ये। ठीक है? मैं पहले सच में आई हैव आस्क्ड मेनी टाइम्स कि बच्चे आया, समायरा आई नहीं। सॉरी मैम। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग रखी है, कल की रिकॉर्डिंग मिस हुई है, आज की नहीं, है ना? आई मेड श्योर मैं आज अपलोड कर दूंगी सारी। ठीक है बेटा? ओके, ये आ गया बेटा, सबका आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इसी पे एक टाइप और आ सकता है। ठीक है ना? अब हमारे पास क्या होगा कि लिखो फाइंड, अब थोड़ा सा इजी दूंगी। फाइंड नंबर्स बिटवीन लिख सकते हैं, यही लिखते हैं फ्रॉम 100 टू बिटवीन 100 and 500। Find numbers between 100 and 500 which, when divided by 7, leave remainder 4। अब ये मल्टीपल्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन उसी तरह से कोई नंबर दे रहा है, कहते हैं कि जी जी हमने तो उसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर 4 निकालना है, तो ऐसे नंबर्स इकट्ठे करो सारे अब। ठीक है ना? तो हमें पता है कि बिटवीन कहा गया है, तो आई विल टेक 101 से 499, ये मेरी आंसर हो गया, लिमिट होगी, है ना? तो मैं ये लिखूंगी। अब आप मुझे बताओगे ऐसा पहला नंबर कौन सा है जो 7 से डिवाइड हो और रिमाइंडर 4 दे? क्या वो 101 है? क्या 101 7 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 4 दे रहा है? 105 तो डिविजिबल हो जाएगा, है ना? तो पहला नंबर कौन सा है? क्या 101 डिविजिबल हो रहा है? देखते हैं। 101 वन जा 7, 31, 31 और ये 4 से 28, तो ये तो रिमाइंडर 3 दे रहा है। तो क्या 102 पहला नंबर होगा? वो 102 को आपने चेक किया। अब ये थोड़े से हमारी ना समझ होती है, नहीं तो बच्चों प्लीज 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 कैलकुलेट एंड देन आंसर। द फर्स्ट नंबर विल बी 102। अच्छा, इसके बाद वाला नंबर कौन सा होगा? 102 तो आपने मिनिमम निकाल लिया, व्हाट विल बी आफ्टर इट? अच्छा, इसके साथ अब आपने 105 कहा, 105 इज डिविजिबल बाय 7। हाँ, तो फिर इसमें +4 करोगे तो 109 नहीं आ जाएगा रिमाइंडर? हाँ, ऐसे ही अगर हमने 109 में, अगर मुझे इसके बाद नंबर निकालना है तो 105 के बाद मल्टीपल कौन सा होता है? 112। इसमें 4 प्लस किया तो 116 आ जाएगा। बस एक चीज देखो, क्या इनमें भी डिफरेंस 7 का है? समझ में आ गई बात? तो हम 7 के स्टेप्स ही ले रहे हैं कि मल्टीपल ऑफ 7 में +4 होना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि रिमाइंडर 4 चाहिए। तो जो हमने नंबर्स का पैटर्न लिया ना, दे ऑल्सो गिव
कॉमन डिफरेंस 7। ये भी नंबर्स जो है ना, ये कॉमन डिफरेंस 7 दे रहे। क्या हो रहा है देखो, इसमें हमने क्या किया, आपने 98 लेके +4 किया क्योंकि 98 मल्टीपल ऑफ 7 था। आपने 105 +4 किया क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 7 था। आपने 112 +4 किया क्योंकि मल्टीपल ऑफ 7 +4 करना है। बात समझ में आ गई? तो वो कांस्टेंट तो 4 ही ऐड हो रहा है, तो जो डिफरेंस यहां पर है मल्टीपल्स में वही इन नंबर्स में होगा। ठीक है, सो दीज नंबर्स विल फॉर्म एन एपी। इसमें लिखेंगे कि जो हमने ऐसे नंबर्स लिए हैं ना, जो 7 से डिवाइड होके रिमाइंडर 4 दे रहे हैं, सो दीज नंबर्स आर 102, 109, 116 सो ऑन। आप मुझे लास्ट नंबर बताओगे इसमें। सो दीज नंबर्स ऑल्सो फॉर्म एन एपी। ठीक है, ये भी एपी फॉर्म करते हैं जिसमें फर्स्ट टर्म है 102, कॉमन डिफरेंस है 7। तो जब मेरे पास यहाँ पे लास्ट नंबर आ गया, आई कैन फाइंड टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक होगी बात ये? तो हम करेंगे, अब देखो कैसे निकालना है। लास्ट नंबर 499 था, 492 होगा। 499 नहीं करेंगे ना बेटा, 499 क्या डिविजिबल होता है 7 से? कौन सा नंबर डिविजिबल है 7 से? अभी निकाला था पीछे। 499 को मैंने 7 से डिवाइड किया, तो तुमने निकाला, मुझे निकाल कर दिया था आंसर कि ये 4 से रिमाइंडर देता है ना। तुमने 495 किया, ये तो मल्टीपल ऑफ 7 है। तो अगर इसमें मैंने 4 ऐड किया तो मेरे पास 499 ही बन जाएगा, मतलब यहां पर नंबर 499 आ गया। समझ में आ गई बात सबको? ठीक है ना। अब मेरा लास्ट नंबर हो गया 499 इन दिस एपी। सो आई फाइंड हाउ मेनी नंबर्स विल गिव रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। समझ में आ गया सबको? ये सब रिवाइज कर लेना, बहुत छोटे से हैं, कभी एमसीक्यू फॉर्म में कुछ आ गया और आ भी जाता है। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम 495 थोड़ी ना डिविजिबल है 7 से। 495 नहीं है तो फिर कौन सा नंबर निकाला था हमने? पिछली वाले क्वेश्चन में कौन सा नंबर निकाला था? 7 से डिविजिबल तो है नहीं, 499 निकाला था। सो 7 सा 49, हाँ 495 नहीं होगा, तो पीछे गलत किया था नहीं। 494 होगा, मतलब 490 इज डिविजिबल बाय 7। नहीं 494 नहीं होगा, 496 होगा। नहीं, 497 होगा। 497 आ गया ना लास्ट नंबर, पिछले वाले क्वेश्चन में सही कर लो। यस मैम। लास्ट नंबर अगर आपने 495 लिखा है तो वो गलत है। मैंने पिछली बार ये 495 ही करवाया था क्या पीछे अभी? चलो वही करवाया होगा, नहीं हो तब डिविजिबल 9 ले रहे थे। हाँ ठीक है, पिछला वाला क्वेश्चन तो सही था। ये 7 है तो इसमें 497 होगा लास्ट नंबर। लेकिन जब आपने इसमें 4 ऐड किया ना, आपका लिमिट से बाहर चला गया, तो मैं 497 से पीछे जाऊंगी, 490 निकालूंगी और उसमें 4 ऐड करूंगी, तो आंसर क्या आ जाएगा? 490। समझ में आ गई बात है? चलो ये हमारा नंबर आ गया 494। चलो बच्चों, लास्ट टर्म है 494। और बताओ एपी की लास्ट टर्म क्या होती है, फॉर्मूला लिखो। हाँ लिख बिल्कुल। और उसी में तो नंबर्स बैक डालनी है, वैल्यूज डालनी है बस। थोड़ा सा काम करो खुद से और बस फॉर्मूला फिर हमारे पास रेडी होता है। तो दिस इज n-1 इंटू 7, 494 माइनस 102, n-1 इंटू 7, 29392। तो 392 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 5 6, तो वी हैव 57 नंबर्स। ये थोड़ा सा मल्टीपल्स पर क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आ सकते हैं, इसके अलावा भी कुछ और है, वो अभी नहीं करवाऊंगी, वो हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, थोड़ा सा इसकी थोड़ी और रिवीजन करने के बाद। अब इन जनरल क्वेश्चंस लिखो, ये हमारी ना वर्कशीट में है। ठीक है, अब जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन होता है ना, 1 या 2 नंबर के लिए आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p
फाइंड द वैल्यू ऑफ p if 2p plus 1, 13, 5p minus 3 are three consecutive terms of an AP. $57. Find the value of p if these three are the consecutive terms of AP. अब ये consecutive terms निकालने का मतलब हुआ, अगर ये AP की टर्म्स है तो इनमें क्या बिहेवियर होना चाहिए? अच्छा, किसी भी चीज को AP है कैसे हम फाइंड करते हैं? इक्वल गैप होता है, तो इनमें भी गैप क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसका मतलब 13 माइनस 2p प्लस 1 इक्वल टू 5p माइनस 3 माइनस 13, यही करोगे। सो 13 माइनस 2p माइनस 1, 5p माइनस 16, यहाँ 14 माइनस 2p, 5p माइनस 16, तो ये +2 और यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पे 28 होगा और यहाँ पे आ जाएगा 7p, p की वैल्यू आ जाएगी 4। नेक्स्ट लिखो। अब ये टर्म्स पर थोड़े से क्वेश्चन है, ठीक है। इट सेज द फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म, ठीक है, द फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म, फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म of an AP add up to 50, add up to 52 and its 10th term is 46. Find the AP. हाँ जी, क्या दिया हुआ है इसमें? सिंपल सी बातें हैं, छोटी सी स्टेटमेंट्स को इक्वेशंस की फॉर्म में कवर करना है। तो फिफ्थ टर्म दी है, सेवंथ टर्म दी है। अच्छा, एपी की फिफ्थ टर्म को क्या लिखते हैं? ए एन। ए की फिफ्थ टर्म होगी तो A5, और सेवंथ टर्म है तो क्या लिखा है? A7। एड अप टू 52, इसका मतलब क्या हुआ? 52 और एड अप टू, दोनों फिफ्थ टर्म सेवंथ टर्म एड अप टू लिखा या एड टू प्लस करके इनका बनता है सम 52। और टेंथ टर्म लिखी है तो क्या लिखोगे? A10 किसके इक्वल है? 46। अच्छा, A5 को कैसे लिखते हैं? दिमाग में मैंने कहा ना, जब डिस्ट्रैक्शन होती है कि मैं +1 करके दिखाऊं। A+4D, 7 को क्या लिखोगे? A+6D and A+9D is 46. दो equations, two variables, you get that. मैम D5 आ रहा है, A1 आ रहा है। ठीक है, तो AP फाइंड करनी बेटा आपने इसमें। तो AP फाइंड करके आप क्या लिखोगे आंसर को? तो यहाँ पे मेरे पास आ गया A+5D इज 26। यहाँ पर ये दूसरी इक्वेशन है A+9D इज 46, माइनस माइनस माइनस, A कैंसिल हो गया, -4D इज -20, D की वैल्यू आ गई 5। सो इफ D इज 5, ए पुट करोगे, एक मतलब डी पुट करोगे, ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। लेकिन यहां पर क्वेश्चन नहीं छोड़ना, उसने लिखा है फाइंड द एपी। तो आपका आंसर पता क्या होगा? ये होगा 2 नंबर का क्वेश्चन, पेपर में लिखोगे देयरफॉर द एपी इज 1, 5, 1 + 5 करोगे तो आएगा 6, फिर 6 + 5 करोगे 11, 11 + 5 करोगे 16। राइट मिनिमम ऑफ 3 to 4 टर्म्स, उसके बाद डॉट लगा दो, ठीक है, और लिख दो जनरल टर्म क्या है इसकी। तो वो होगी A+9D
n-1d होता है ना, तो a की जगह लिखोगे 1, n-1 इंटू 5, तो 5n-4, जनरल टर्म विल बी 5n-4। समझ में आ गया? जनरल टर्म होगी 5n-4। क्लियर हो गया बच्चे सबको ये? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एपी, लिख लिया था सबने वो? इन एन एपी A5 equal to A10 is equal to 51. Find the value of A15. हाँ जी, किसी एपी में A5 को क्या लिखोगे? एपी के लिए A5 क्या होती है? A+4D। और A10 क्या होती है? दोनों किसके इक्वल है? तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलेगा? अगर आपने ये इक्वेशन लिखी, लिख जल्दी से हरवीर। जब आपने दो इक्वेशंस लिखी और उससे कंक्लूजन निकालते हो ना कि क्या निकला, सब्ट्रैक्ट करोगे, ए कैंसल, यहां -5D और यहाँ पे 0, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है? 0। और जब कॉमन डिफरेंस 0 हो तो वो कौन सी एपी होती है? कांस्टेंट एपी। तो A15 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो वो क्या होगी? 51। तुम्हारा एमसीक्यू है, पेपर में एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा, ये सच में आया भी हुआ है। ठीक है ना? तो तुम्हें आंसर दिया जाएगा, तीन चार आंसर, 0, -1, ऐसे कुछ करके आंसर दिए होंगे। अब ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखो। if the ninth term if the ninth term of an AP is 0, prove that 29th term is twice its 19th term। किसी एपी की नाइन्थ टर्म 0 है। नाइन्थ टर्म क्या होती है एपी की? A+AP। अच्छा, तुम्हें कुछ नहीं करना होता, जो जो टर्म्स दी हुई है ना, उनके एक्सप्रेशंस तो लिख लो। A+8D 0 दिया है। अब प्रूफ में तो लिखा है A29, कुछ A29 के बारे में बात हो रही है और कुछ A19 के बारे में बात हो रही है, तो तुम्हें प्रूफ क्या करना है? A29 को क्या लिखोगे और A19 को क्या लिखोगे? A+18D। तुम्हें प्रूफ करना है कि A+28D इक्वल्स टू 2 टाइम्स A+19D, A+18D, सॉरी, है ना? यही प्रूफ करना है, दिस इज टू प्रूफ। और ये गिवन है जिसमें लिखा है A+8D इक्वल टू 0, तो मैं क्या करती हूँ, यहां से A की वैल्यू निकालती हूँ -8D। ठीक है? और जो प्रूफ करना है ना, उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाती हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है A29 किसके इक्वल है? A+28D। तो A की वैल्यू को -8D पुट कर देती हूँ। ठीक हो गया ये? तो तुम्हारे पास क्या बनकर आ गया यहाँ पे? 20D। ऐसे ही राइट हैंड साइड उठा ली, विच सेज 2 × A+18D। तो A की जगह क्या लिख दिया? -8, और यहां पर 18 आ गया, तो देखो क्या बनकर आ गया? -+2 × 10D, तो 20D हो गया ना ये भी। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। प्रूफ में क्या था कि जो 29th टर्म है वो 19th टर्म का डबल है। नाइन्थ टर्म 0 थी, तो 29th टर्म 19th टर्म का डबल होगी। बात समझ में आ गई?
अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नंबर बेसिस पे करवाऊंगी। वो एक नंबर की फॉर्म में होगा, फिर उससे एक जनरल हमारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जिसमें लिखा है, हो गया सबका ये? इफ द seventh term of an AP is 1 by 9. Seventh term of an AP is 1 upon 9 and ninth term is 1 by 7. If seventh term of an AP is 1 by 9 and ninth term is 1 by 7, find its 63rd term. अच्छा, यहाँ पे नंबर्स है ना जो कौन कौन से हैं, दोनों मतलब नंबर्स जो लिखे हैं मैंने इस पूरे क्वेश्चन में, वो क्या क्या नंबर्स हैं? क्या नंबर लिखा हुआ है? एक तो नंबर, कौन सा नंबर दिख रहा है? टर्म छोड़ो, एपी छोड़ो, सब कुछ छोड़ो। एक 1 by 9 दिख रहा है और एक दिख रहा है 7। तो मैं अगर कोशिश करती हूँ एलसी 7 और फिर एक 9 दिख रहा है मुझे, वहां पे 9 और फिर रेसिप्रोकल में मैंने 7 ले लिया। ठीक है ना? और अगर 9 into 7 करते हैं तो क्या आ रहा है? 9 7 का कितना होता है? 63। ये पैटर्न है इसमें। तो ये क्वेश्चन पता है कैसे बनकर आता है? ये तो मैंने आपको नंबर से करवाया ना, अब यही क्वेश्चन मैं इस तरह से लिखूंगी। इफ लिखो, इसी का ना जनरल वर्जन क्या होता है? इफ mth टर्म, अब मैंने m और n लिख दिया तो ये क्वेश्चन मुश्किल हो गया। ऑफ एन एपी इज 1 by n एंड nth टर्म इज 1 by m, फाइंड द mnth टर्म। ये हमारा है जनरल क्वेश्चन, जो कि डिफिकल्टी लेवल पे 4 स्टार हो जाता है। और ये अच्छा, ये तो हम कर ही लेंगे। कुछ नहीं है, बात क्या की हुई है कि mth टर्म दिया 1 by n, और जो 1 by n लिखा है ना उसी की nth टर्म, और इसको रेसिप्रोकल कर दिया 1 by n, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके पूछ लिया कि हाँ जी नंबर बताओ। मतलब आई कुड हैव सेड इफ एट्थ टर्म इज 1 by 5, एट्थ टर्म अगर 1 by 5 है एंड फिफ्थ टर्म 1 by 8 है, तो मैं कौन सी टर्म पूछूंगी आपसे? 40th टर्म। बात समझ में आ गई सबको? ये पैटर्न होता है इस क्वेश्चन का। व्हेन यू प्रैक्टिस एपी तो आपको ये याद हो जाता है। ठीक है, कुछ नहीं किया हुआ उन्होंने। क्या किया है उन्होंने? कहा है कि एक तरह की एक टर्म, दूसरी टर्म, और फिर आप टर्म का रेसिप्रोकल ले रहे हो, तो पूछ रहे हो जब आपने उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया कि टर्म में क्या आंसर आता है। ठीक हो गया? तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको इन जनरल वर्जन तो हम बाद में करेंगे प्रूविंग का। इसमें व्हाट वी नीड, देखिए ठीक होता है कि नहीं, लिखो। अगर उसने कहा था सेवंथ टर्म इज 1 by 9, तो आप लिखोगे A7 इज 1 by 9, A9 इज 1 by 7। सेवंथ टर्म को हम एपी में कैसे लिखते हैं? A+6D 1 by 9 है, और नाइन्थ टर्म क्या होगा? A+8D 1 by 7 है। बस सॉल्व कर लो बच्चों, माइनस 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 ये कर लिया, तो 6 - 8 - 2D हो गया 1 by 9 -1 by 7, -2D, 7 - 9 by 63 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा। अगर हम यहाँ थोड़ा सा मैं यहाँ लिख दूं, -2D एज -2/63, -2 कैंसल, D की वैल्यू आ गई 1/63। ठीक है, और अगर आप ये 1/63 ए में पुट कर देते हो, यहां पर ए निकालने के लिए वी से A+6 ÷ 63 = 1/9, मैंने इसमें पुट कर दी। ठीक है, तो अब ये निकाल लो, A = 1/9 - 6/63। 63 एलसीएम लिया, 7 - 6, ये भी क्या आ जाएगा? A इज 1/63। तो कॉमन डिफरेंस भी 1/63 है, ए भी 1/63। ये सिर्फ नंबर्स हैं, कैलकुलेशंस और कुछ नहीं है।
पर जहां ये क्वेश्चन एम और एन में आ जाता है ना, वहां मुश्किल हो जाता है ये। समझ में आ गया बच्चों? अब तुम्हें A63 निकालना था। A63 की जनरल फॉर्म क्या होती है? तो A की वैल्यू पुट कर दो, और 62 × 1/63D क्या बन जाता है देखो, 1 + 62 ÷ 63। क्या हो गया? 63/63 विच इज 1। समझ में आ गया? तो A63 इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया? जनरल फॉर्मूला होता है कि जब उसने nth टर्म कहा 1/m, nth टर्म कहा 1/n, तो जो mth टर्म होगी वो हमेशा 1 होगी। ठीक हो गया इतना? अच्छा, ऐसे अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये खुद करना सॉल्व। ठीक है, कैसे पूछा हुआ है, टर्म्स ही लिखनी है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। टर्म्स की फॉर्मेट और टर्म दी होगी, ये टर्म है। ठीक है, द क्वेश्चन सेज द 26th 11th and the last term of an AP are 0, 3, -1/5 respectively. Find the common difference and the number of terms. चलो, ये खुद कर सकते हो, एक बार खुद ट्राई करो। फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। चलो, अगर 26 टर्म दिए तो क्या लिखोगे? इक्वल टू क्या होगा? रिस्पेक्टिवली लिखा है। हाँ, तो A26, हाँ 0 आ गया। फिर नेक्स्ट 11th टर्म है तो क्या होती है? किसके इक्वल है? 3। और लास्ट टर्म में हमें नंबर पता है इसका? नहीं, तो क्या लिखते हैं? हाँ, तो किसके इक्वल है? हाँ, और यहाँ पे नंबर हमें दिया हुआ है -1/5। ये दो इक्वेशंस आ गई, इससे A और D आ जाएगा। तो यू विल सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। तो A माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, यहां से कितना आया? माइनस +15D इक्वल टू -3। D की वैल्यू क्या आ गई? -3/15 विच इज -1/5। अब यहाँ पे पुट कर दो, A + 25 इंटू -1/5 इज 0। ये 5 हो गया। A -5 इज 0, तो A की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो अब सिर्फ तुम्हें N की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, बोर्ड में, आज से 2-3 साल पहले। बहुत पुराना भी नहीं है। 3 नंबर का।
सीरियसली, एपी में सिर्फ फिगर आउट करना होता है कि टर्म निकालनी है, टर्म की इक्वेशंस बनेंगी, इक्वेशंस के साथ सॉल्व करोगे ए एंड डी की वैल्यू, तो ये आ जाएगा ए एज 5, n-1, कॉमन डिफरेंस एज -1/5, एंड दिस इज -1/5। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो n-1 -1/5 मल्टीप्लाई कर लो, बहुत मुश्किल लग रहा है तो सीरियसली, एक फ्यू सी की फ्रैक्शंस है, बहुत मुश्किल है सॉल्व करनी, तो मैं इसमें एलसीएम ले लेती हूँ। ये -1/5 है इधर, उधर जाके कर सकते हैं हम डिवाइड। बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो ना, तो आपको सबको डिवाइड करना पड़ेगा, आप इसको डायरेक्टली नहीं भेज सकते। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, मैंने 5 एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा 25 प्लस n-1 इंटू -1 इक्वल टू -1/5। अब ये कट गया, अब जैसे मर्जी मूवमेंट करो, अब ये -1 भी है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 25 माइनस n प्लस 1 इज -1। ठीक है ना, तो ये आ गया 26 माइनस एन इक्वल टू -1। तो n की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास, 27। बस ये नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। अब हम कहें कि नहीं सारे नंबर खत्म हो गए, ध्यान रख लेना n नेगेटिव ना आ जाए। अगर n नेगेटिव आ गया तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, कोई a की वैल्यू में, कोई d की वैल्यू में, किसी भी चीजों में हमने बेसिक गलती की है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट लिखो। द सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म, the sum of fifth term and ninth term of an AP is 30 if the 25th term is 3 times its eighth term. Find the कौन सी टर्म मेंशन की हुई है, तो क्या लिखेंगे फिफ्थ और नाइन्थ में? लिखो, वेरी गुड, a+4d प्लस a+8d इक्वल टू 30। ये मतलब हुआ कि फिफ्थ टर्म और नाइन्थ टर्म को ऐड करके हमारा सम 30 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या कहा है, 25th टर्म, तो 25th टर्म क्या होती है, 825 इज 3 टाइम्स एट्थ टर्म। तो 25th के लिए क्या नोटेशन यूज करते हैं? तो इक्वेशंस ही तो बन रही हैं, और क्या है। अब तो यहां पर इफ यू जस्ट लुक एट इट ब्रॉडली, तो क्या ये हमारे पास इक्वेशंस नहीं है? 3D इक्वल टू 2A, ये बन गया। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जो सारी हमने की थी, वही यहाँ पे करोगे, 2A की वैल्यू 3D का है, तो हमने यहाँ पे 3D पुट कर दी, तो 15D इक्वल टू 30, D की वैल्यू 2 आ गई। तो अगर D 2 है, A विल बी 3, 3 इंटू 2 इक्वल टू 2A, सो देयरफॉर A इक्वल टू।
ठीक है, अब आपको सिर्फ इतना कहा है कि एपी बताओ भाई क्या है। फाइंड द एपी लिखा है, क्या होगा आंसर आपका? फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी में? फर्स्ट टर्म क्या है जो निकाली है तुमने? 3। कॉमन डिफरेंस कितना है? ये निकाला है ना हमने। तो आप एपी क्या लिखोगे? देयरफॉर द एपी इज 3, फिर लिखोगे 5, फिर लिखोगे 7, फिर लिखोगे 9 एंड सो ऑन करते ऐसे डॉट्स लगा देना कि दिस इज द एपी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अब एक देखो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। गिवन, लिखो, गिवन x इज इक्वल टू 550, x is equal to 550. Also, x is the kth term of the AP, 5.5, 11, 16.5, 22, so on. फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मतलब बिल्कुल सीधे साधे क्वेश्चन को ना तुमने इतना टेढ़ा कर दिया कि बच्चा घूम जाए, क्या दिया हो। बहुत ही सिंपल है, एक एक्स की वैल्यू दी है और एक्स क्या है? केथ टर्म है एपी का। अच्छा, केथ टर्म जहां लिख दिया तो तुम क्या लिखोगे उसको? केथ टर्म है ना, ए के मतलब नाइन्थ टर्म, टेंथ टर्म, ऐसे केथ टर्म का है तो ए के हो गया। क्या हो जाएगा? अच्छा, इस एपी में अब कुछ तो होगा ना कि कुछ नंबर्स और दिए हुए हैं, तो इसको हम क्या रिकॉग्नाइज करेंगे? व्हाट इज ए, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? ए क्या है? 11.2। कॉमन डिफरेंस क्या है? फाइंड करो। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? 5.5 विच इज अगेन 11/2 है ना। Yes, बिल्कुल ठीक है। अब तुम्हें ये क्या कहा है? ये ए के किसके इक्वल है? एक्स के। और एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है? क्या कह रहा है? 550 इज द केथ टर्म। बस मैं कह तो नहीं हूँ, सीधा साधा क्वेश्चन पूरा घुमा दिया कि बच्चा वैसे ही एपी से डर जाए। और फिर ये होता है कि जब आपकी बात सीधी से लिखी नहीं जा रही है, घुमा फिरा कर लिखी जाती है ताकि आप उसको इंटरप्रेट करने में ही टाइम लगा दो और उसमें से और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ना निकालो। ठीक है, जनरल हर कोई ना समझे उसको। तो नाउ यू विल सॉल्व इट। 1100 इक्वल टू 11 प्लस 11 के माइनस 11, मैंने ये हटा दिया। के की वैल्यू क्या आ गई? बस सिर्फ से हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी? 100 टर्म्स, क्योंकि लास्ट टर्म आपको दे दी या के टर्म्स दे दी वो है, तो 100 टर्म्स है हमारे पास इसे। समझ में आ गई बात? ये नेक्स्ट लिखो। ठीक है, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है वो लिखवा रही हूँ। इफ द थर्ड टर्म, if the third term and ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है कि थर्ड टर्म है 4, नाइन्थ टर्म है -8। अब बताओ ऐसी कौन सी, इसमें कौन सी वाली टर्म जो है वो 0? बाकी हम कल करेंगे, कल वाले क्वेश्चंस में विल स्टार्ट सम के फॉर्म क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, बस इसमें मिडल मोस्ट टर्म करवानी है आपको और फिर सम के फॉर्मूलाज। ठीक है, सो विद अदर 2-3 डेज, मतलब नेक्स्ट वीक के बिगनिंग में ना, ट्यूसडे तक तो ये आपका चैप्टर खत्म ही है।
My fifth term. फिफ्थ टर्म, ओके। A3 इज 4, A9 इज -8। तुम इस चीज को देख इंटरप्रेट भी नहीं कर पा रहे हो, मुझे यही प्रॉब्लम है बस। देख कितना क्वेश्चंस करवाने के बाद तुम स्टार्ट नहीं कर पाए इस क्वेश्चन। तू वो गैप ब्रिज कर अपने आप में। ठीक है, इतने देख तुम मेरे पास कब से आ रहा है, अप्रैल से आ रहे हो ना। अप्रैल मई जून, है ना। थर्ड मंथ में भी ना, व्हाट द फ्लॉ आई एम सीइंग इन यू, मतलब तुम्हारे कहाँ कमी आ रही है ना। तुम्हें क्वेश्चंस करवाने के बाद भी तुम वो गैप ब्रिज नहीं कर पा रहे हो, मतलब जो तुम्हारा वो ब्रिज है ना, वो रह रहा है गैप। कि मैंने करवाया ना क्वेश्चन, तुम इसको अब समझ नहीं पा रहे हो कि मैं कैसे स्टार्ट करूं। ट्राई टू लर्न दैट गैप, अपने आप को समझो कि मैं इसे कैसे, मैंने इतने क्वेश्चंस करने के बाद मैं क्यों नहीं लिख पाया A3 = 4 या A9 = -8। मेरी अंडरस्टैंडिंग में या मतलब ब्रेन में कहाँ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, दिस इज हाउ यू इवैल्यूएट योरसेल्फ कि क्यों ऐसा हो रहा है। उसके बाद सोचो। ठीक है, सो A3 को क्या लिखेंगे आप। मुझे बार बार नहीं बोलना पड़े ना, देख A+2D है तो तुम डायरेक्टली लिख दो। अब A9 लिख दिया। देख सिर्फ अपने आप को कंपेयर करना है कि एक बच्चे ने फटाफट से आंसर दिया तो उसने ये क्यों सोच लिया फटाफट से, और मेरे में सोच में क्या कमी रह गई। एंड हाउ कैन आई रीच देयर, नॉट मैं उतना टॉप नहीं पहुंचू, लेकिन मैं इतनी ही ब्रिज कर लूं कि मैं 2 स्टेप्स के बाद आंसर तो निकाल लूं। ठीक है ना। थिंक अबाउट दिस। अगर इंप्रूव करना है ना, तो इंप्रूवमेंट में यही सोचते हैं कि उसमें ऐसा क्या सोच है या क्या एक्स्ट्रा एडिशन है कि हमें वही चीज बननी है। तो ये -8 आ गया। अब मैं इक्वेशन सॉल्व करने की बात कर रही हूँ। आप उसमें भी अगर टाइम लगाओगे तो मैं ये कहूंगी ना कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में क्यों मुश्किल आ रही है। D is -2। ठीक है, सो इफ D is -2, आई फाइंड द वैल्यू ऑफ A+2 इंटू -2 इज 4। सो A की वैल्यू आ गई 8। अब हम देखेंगे कौन सी टर्म जीरो है। सो लेट A n be 0। A+n-1 D = 0। A की वैल्यू 8, n-1 -2 = 0। जैसे तुमने मुझसे रीजन किया कि मैम मैं इस -2 को वहां भेज दूं, तो अच्छी बात है, तुम मतलब सोच तो रहे हो ना कुछ। चाहे गलत है चाहे सही है वो मैटर नहीं करता। मुझे जरूरी चीज क्या है कि तुम चाहे इस इक्वेशन को ये सोच पाओ कि मैंने ये लिखा, उसके बाद चाहे थोड़ा गलत कर दिया, पर स्टार्टिंग तो हुई ना। वो स्टार्टिंग ही तुम्हारी नहीं हो रही है। ठीक है ना। वही मुझे इरिटेशन है, वही मुझे प्रॉब्लम है कि वो स्टार्टिंग भी नहीं हो रही। तो गलत ही लिखे, मुझे समझ तो आया ना गलत लिखा है, तुम लिख ही नहीं रहे हो। वहीं पर वही एक फ्लॉ है जो तुम्हारा चाहिए, मुझे खत्म करना चाहिए। तुमने वो चीज गैप अगर वो कमिट अपना कवर कर लिया ना, तुम्हारा मैथ्स ठीक हो जाएगा। समझ में आ गई बात है। तो 8 -2n+2 = 0, तो n की वैल्यू तुम्हारे पास 5 आ गई। यस, फिफ्थ टर्म इज 0। चलो जाओ बच्चों। ठीक है, थिंक अबाउट इट, और कुछ नहीं है, मैथ्स मुश्किल